एक जनरल बात कह रहा हूं, हमें पता है ऐसा कहने में और मजा आता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन क्या है ना कि जब कोई सीरियसली बुरा मान रहा होता है तो फिर मत कहो। आप समझो इस चीज को, मेरा मतलब किन बातों से आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसा काम मत करो यार, बेकार किसी को हर्ट करे, क्यों यार, मतलब किसी को परेशान कर रहे हो। कहते हैं ना कि दुर्बल को ना सताइए, जाके मोटी खाए, मरी खाल की दौ से लौ भसम हो जाए। ऐसा ना हो आपके साथ ऐसा ना हो, मतलब आपके साथ यही कुछ कहानी लग जाए ना, तो कोई मतलब नहीं है यार। चलो बेटा बैठो, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। एक हेडिंग है कूलाम्स लॉ, मैंने बोर्ड पे लिखी है, जितना जल्दी हो सके बेटा सारी पंचायतें कर लो यहीं पे, सारे यहीं पे पंचायत कर लो, मुंह से मुंह भी घुसा दो एक दूसरे में, सब यहीं कर लो तुम। क्लास के बाद के लिए भी कुछ छोड़ दो, पूरी भड़ास अभी निकाल लोगे। हेडिंग डाल दो भाई, कूलाम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। कूलाम ने क्या काम किया, उन्होंने 2 पॉइंट चार्ज देखे जो कि कैसे थे, रेस्ट पे थे। तो ये मान लीजिएगा Q1 है और ये मान लीजिएगा Q2 है। तो इसमें जो उन्होंने एजम्पशन लिया, सबसे मेन पॉइंट जो बोला, बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट, ठीक है ना। दोनों चार्जेस कैसे थे, रेस्ट पे थे। तो बात समझो, जब इनके बीच की दूरी आर ऐसे बता के रखी गई और दोनों स्टेबल थे, मतलब रुके हुए थे दोनों, तो ऐसा उन्होंने पाया कि दोनों आपस में एक म्यूचुअली रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, जो कि हम लोग एफ के नाम से बोलते हैं। और इसी फोर्स के बारे में कूलम ने अपना ऑब्जर्वेशन डाला था। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि जो ये फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड इस वजह से लिया क्योंकि कूलम ने बात मना की थी कि चार्ज का साइन नहीं लेना, साइन पे कोई डिपेंडेंसी आती नहीं एक्चुअली मैथमेटिकली। उन्होंने बोला कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों रिपल्सिव होंगे, फोर्सेस दोनों रिपल्शन करेंगे एक दूसरे को। अगर अट्रैक्टिव होना है, मतलब अगर एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि अगर दोनों चार्जेस के साइन सेम है तो दोनों रिपेल करेंगे, और दोनों चार्जेस के साइन अगर अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये नेचर है, तो ये नेचर यहां नहीं रखना, कूलम ने बोला साफ साफ। जो चार्ज का साइन है वो नेचर ऑफ फोर्स को दिखा रहा है, और हमको नेचर को नहीं लाना है, हमको केवल मैथमेटिकल टर्म्स को लेके आने। तो उन्होंने कहा कि चार्जेस का साइन मत लेना, तो जो फोर्स है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। पहली बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा माइनस और प्लस ये नेचर है उस चार्ज का, हमें नेचर नहीं देखना, हमें केवल मैथमेटिकल देखना है। तब जाकर उन्होंने बोला मैग्नीट्यूड मत लाना। तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और जो ऐसे लिख रहा है उसके लिए बात अंडरस्टूड है कि हम साइन को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा कि जो फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज व्हाट, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। उनसे कहा गया दोनों को मर्ज करिए सर, तो उन्होंने मर्ज किया और उन्होंने बोला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कहानी अभी पूरी नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो उन्होंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कोई पक्का फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप है ये, इट इज नॉट अ फॉर्मूला, इट्स अ रिलेशन, है ना। तो यहां पे जब इक्वलिटी लाए तो उन्होंने कहा कि आप एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो उन्होंने बोला K टाइम्स Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिख सकते हो, वेयर K इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर आप इसकी यूनिट्स देखते हैं तो आप K को लिख सकते हो FR स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2, ठीक है।
99% एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, 1% अगर कोई इशू हुआ तो शायद ना हो पाए। सैटरडे की रात इस बार 10 बजे रात से क्लास शुरू करूंगा और मिनिमम 3 से 4 घंटे की वो क्लास होगी। उसमें पूरी काइनेमेटिक्स, आप मेरी बात समझ गए, फुल काइनेमेटिक्स का रिवीजन है वो आपके लिए। तो जिसको भी कम आता है, जिसने भी उस समय नहीं पढ़ा, जिसको भी दिक्कत है, वो तो जरूर करें, ठीक है। बाकी लोग भी करोगे तो अच्छा लगेगा, लोग ज्यादा जुड़े रहते तो पढ़ाने की एनर्जी बनी रहती है ना। पता लगा हम झोंके पड़े अपने आप को और देख रहे कितने, अरे संख्या तो नहीं है बोलूंगा, समझ गए ना। तो लोग रहते हैं तो मजा आता है काम करने में, और आपका फायदा ही है। एक बार बैठ के चपक के पूरा आपने देख लिया, अगर 4 घंटे भी आपने लगा दी, क्योंकि दूसरे दिन संडे है, थोड़ा देर तक सो सकते हो। मैं इसीलिए सैटरडे नाइट करा रहा हूं, और टेस्ट के पहले भी ऐसे ही कराऊंगा, क्योंकि टेस्ट आपका होता है 2 बजे से, है ना। 4 घंटे 5 घंटे अगर आपने रात में अपने पूरे स्पेंड कर दिए तो आपको वो पूरी यूनिट रिवाइज हो जाएगी। जैसे इस बार टेस्ट आ रहा है मिक्सिंग वाला, तो वो मिक्सिंग पढ़ाऊंगा अगले सैटरडे, समझ गए ना। पूरा रिवाइज करवा दूंगा तुम्हारा, उसमें पीवाईक्यूज वगैरह भी रहेंगे, थ्योरी भी पूरी रहेगी, छोड़ूंगा कुछ नहीं भाई साहब। हाँ, बस ये है कि रफ्तार सिंह बन के हम लोग काम करेंगे। रफ्तार सिंह बनना समझते हो ना, ये चीज है। तो इस तरह से मेन यूनिट में करा दूंगा, और फिर जब रिवीजन होगा तो एक बार फुल फ्लैश पूरा सिलेबस उठा लेंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। बस काम करो यार, मतलब भागो नहीं इधर उधर। तो क्या हो गया, के क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, राइट। अब इसकी यूनिट देख लो तुम, क्या मिलेगी तुमको बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, राइट। अब किसी प्राणी ने हमसे कहा कि सर ये 1/4πε0 या के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। देखो एक बहुत ही घिसा पिटा सवाल है ये डायमेंशंस का। डायमेंशन हमारे सिलेबस में है, हमसे पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा 1/4πε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब इसमें एक बड़ी कॉमन गलती लोग करते हैं, बताओ क्या। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको रटा होता है, और गलती क्या करते हैं, वही डायमेंशन इसमें मार्क करके चले जाते हैं। क्यों, जल्दी में, आता सबको है, जल्दी में ये काम कर देते हैं। बात समझ गए ना। तो जल्दी आइएगा नहीं, आराम से इत्मीनान से काम करना है। 4 नंबर का सवाल है भाई। हाँ, स्पीड मेंटेन रखो, ये तो मैं भी कहता हूं। अब जैसे न्यूटन है, अच्छा कोई निकाल के बताओ यार कितना होगा। न्यूटन के लिए लिखते हो MLT-2, ये हो गया न्यूटन। मीटर हो गया L2, कूलम हो गया तुम्हारा AT, उसका स्क्वायर हो गया तो A²T²। तो पहले ऐसे ही देख लो तुम, तो ये हो जाएगा MLT-2, और इधर आया L2, और इधर आ गया तुम्हारा A²T²। भाई समेट दो इसको, क्या दिक्कत है। तो इट इज ML3T-4A-2। क्या मेरी बात समझ में आई। तो ये हो गया 1/4πε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको हम लोग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बात। इतना पहले लिख लो, फिर आगे की कहानी बताऊं। इससे ज्यादा साइड हम हो नहीं सकते, फिर तो दीवार के अंदर जाना पड़ेगा। हो गया भाई। डन। चलिए और थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाई जाए। ये एक बेसिक सा फॉर्म है जिसमें पता है आपसे क्या क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कि फॉर्मूला है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आपसे बड़ी छोटी छोटी बातें डिस्कस होंगी कि चार्ज को डबल कर दो तो क्या होगा, डिस्टेंस को डबल कर दो या हाफ कर दो तो क्या होगा। एक सवाल पड़ा हुआ है, करवा देंगे आपको, पहले इसको जरा थोड़ा सा और समझ लो, कुछ आगे की कहानी भी देख लो। यहीं से क्या हुआ कि जब यहां पे एयर था, जब ये मीडियम कैसा है, एयर है या फिर वैक्यूम है, तो हम यहां पे एक टर्म यूज कर रहे हैं
जो आपको एप्सिलॉन नॉट के नाम से दिखाई दे रहा है। तो मैं पहले इसकी कहानी उठा रहा हूं, ठीक, समझ गया ना? अब जरा आते, लिख गया पूरा, गुड। अब जरा हम कहानी लेकर आते हैं इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में। इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट देखोगे ना भाई, इसका बिल्कुल उल्टा मिलेगा। यहां से देखो ना, के की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इनवर्स रिलेशनशिप में है, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मैं यही लिख दे रहा हूं, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लिख ही लोगे कि दोबारा लिखूं? लिख लोगे ना, मेरे लिखने की जरूरत है, लेकिन तुम लिख लो। ml 3 था, तो m-1 l-3। t की पावर 4 था, तो t की पावर, हाँ, +4 हो जाएगा। ये और a2 उधर -2 था, इधर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, काम खत्म। अब हमारे पास प्रश्न यह आया कि यदि हम दो चार्जेस के बीच में मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं। मीडियम की कहानी समझिएगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना जरूरत है उतना ही आपको गहराई में ले चलेंगे। इतना हो गया? नहीं, जिसके बारे में बताने जा रहा हूं उसका 3 घंटे का पूरा एक अलग से लेक्चर होता है, आपको सही बता रहा हूं मैं। जेई वगैरह में जब हम लोग पढ़ाते थे एडवांस के लिए, तो पूरा 3 घंटे की एक क्लास होती थी इस नाम के ऊपर, जिसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इतना तो हो गया होगा। चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक केस मैं आपके सामने लाया, जैसे मान लो कि दो चार्जेस हैं, सपोज एक यहां पे आया Q1, एक यहां पे आया Q2, बीच की दूरी थी R। मैंने क्या काम किया, उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाला। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये इंसुलेटिंग मटेरियल डाला। इंसुलेटिंग मटेरियल डालने से फायदा या नुकसान जो भी आप कह लो, ये हुआ कि चार्जेस के बीच में फोर्स बदल गए। जब प्रैक्टिकली देखा गया, ग्रेविटेशन में यही नहीं हुआ था। अब याद करो, हमने कहा था दो मासेस को अगर m1 m2 है, r का सेपरेशन है, किसी भी मीडियम में डाल दो तो उसमें फोर्स कभी भी चेंज नहीं हुआ था। याद है कि नहीं? तभी उसके कांस्टेंट का नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? यहां पे ऐसा नहीं है। तो जब ये फोर्स, इसको मैं एक काम करता हूं, MED लिख देता हूं, तो ये फोर्स भी मैं लिखूंगा F मीडियम। यहां भी क्या हो जाएगा? F मीडियम, राइट? तो जब मैंने F मीडियम लिखा, अब यहां पे एक और नया टर्म दे रहा हूं, एप्सिलॉन। सुनते जाना, पहले तो एप्सिलॉन ही देख लो क्या होता है। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी of medium. It is what? It is the permittivity of medium, right? तो जब मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा तो मैंने वैल्यू लगाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज होता था, मीडियम के लिए यूज हो गया एप्सिलॉन। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। तो एक मैं आपको नया टर्म दे रहा हूं जिसका नाम है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है इट इज एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रहा, ये अभी डिब्बा नहीं बताता। रिलेटिव परमिटिविटी स्टैंड्स फॉर एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में मीडियम की जो परमिटिविटी, उसी का क्या नाम हो गया? एप्सिलॉन आर। इसी को हम लोग के नाम से लिखते हैं। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज, it can be also written as K equal to epsilon upon epsilon naught. This implies epsilon is equal to K epsilon naught, और K का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये रहा, K का नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। कर लो जरा। हो गया? K हो गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्या यहां तक समझ आया आपके? क्वेश्चन इज दिस कि डाई इलेक्ट्रिक काम क्या करता है ना? डाई इलेक्ट्रिक का काम है मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, हालांकि अभी आपने फील्ड पढ़ी नहीं है, या ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का काम होता है मीडियम में किसी भी चार्ज के इफेक्ट को कम करना। जितना बड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा मीडियम में इन चार्ज के इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। बात मेरी समझ में आई? किसी ने हमसे पूछा, बहुत मोटी बात आपको बता रहा हूं, वैसे तो इसकी कहानी होती पूरी, कि डाइलेक्ट्रिक करता क्या है, क्या काम होता है इसका? सर ये जो के है ये काम क्या कर रहा है? बड़ा बेसिक सा आंसर दिया। मैंने कहा के का काम है मीडियम में चार्जेस के इफेक्ट को रिस्ट्रिक्ट करना। रिस्ट्रिक्ट करना समझते हैं? जैसे मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुम हिलोगे नहीं यहां से, तो आप नहीं जाओगे कहीं। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। तो वो क्या काम कर रहा है? के कर रहा है, के लगा रहा है एक रिस्ट्रिक्शन। किस पे? इन चार्जेस पे, कि तुम अपने इफेक्ट अंदर नहीं लगा पाओगे। जितना बड़ा के उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन। अब मेरी बात समझ गए? क्लियर है ना? जितना बड़ा के उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गया, जितना छोटा के उतना कम रिस्ट्रिक्शन। जैसे आपने मेटल में सुना था कि मेटल में कभी भी चार्ज अंदर स्टे ही नहीं कर सकता, सुना है कि नहीं? तो उसका मतलब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आपको मिलेंगे ही नहीं। जब चार्ज ही नहीं स्टे कर सकता तो इफेक्ट कहां से आएगा? किसी मोहल्ले में लोग ही नहीं रहते तो उस मोहल्ले में आपको कहीं कोई एक्टिविटी मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। तो जब मान लीजिए मेटल है, अब इसमें चार्ज हो ही नहीं सकता, तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए ताकि उसके अंदर कुछ भी चार्ज का इफेक्ट ही ना आए? जवाब हुआ इनफाइनाइट। समझो, इनफाइनाइट संख्या एक ऐसी है जिसमें हम कह सकते हैं कि वो उससे बड़ा कुछ नहीं। तो मैंने कहा, अब दोनों बातों को कनेक्ट करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा
ये डाइलेक्ट्रिक जो है ना, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, जितना बड़ा वैल्यू के दिखाएगा उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा। फुली रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एकदम मना ही कर दिया कि तुम्हारा कोई इफेक्ट इसके अंदर से इस तक नहीं पहुंचेगा। के क्या कहेगा, मेरी वैल्यू मैक्सिमम होगी। फिर के क्या कहेगा, इस काम को करने के लिए मेरी वैल्यू मैक्सिमम होगी। पूछा गया कितनी, कहेगा मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैंने कहा इनफाइनाइट, कहता है बस वही लगा दो। तो दो चीजें और समझ लो, एयर या वैक्यूम। पहले फॉर्मूला देखना, पहले मीडियम का फॉर्मूला देखना। तो एफ मीडियम क्या बना तुम्हारे लिए, 1/4 पाई। ध्यान दिए रहना जरा, ये एप्सिलॉन था, इसकी जगह क्या रखूंगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यार एक बात बताना, अगर हम एयर की बात करेंगे तो यहां 1 लिखा रहता है, क्या कहते हो, एयर में देखा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहां क्या है, तो एयर या वैक्यूम के लिए सबसे छोटी संख्या आ गई 1। संख्या बोल रहा हूं, 0 नहीं बोला मैंने, समझ गए ना। एयर या वैक्यूम के लिए क्या आ गया 1। और अगर कोई मेटल बीच में रख दिया, कंडक्टर बीच में रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्या मेरी बात समझ गए, कोई दिक्कत। अब लिख लो इतना और। तो एयर के केस के लिए क्या हो जाता है 1, और कंडक्टिंग बॉडीज के केस के लिए हो जाएगा इनफाइनाइट। के की वैल्यू 0 छोड़िए, 1 से ही छोटी नहीं मिलती। क्योंकि बताइए, एयर से विरल माध्यम कोई मिलेगा या वैक्यूम से विरल माध्यम कोई मिलेगा, नहीं ना। वैक्यूम से रेयरर मीडियम तो मिलता ही नहीं है। यहां पे देखो ना, के की वैल्यू क्या लेके चले, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये छोटा से छोटा क्या हो सकता है, इसके बराबर। बात खत्म, ठीक है ना। तो के की रेंज पे अगर कभी आपको सवाल मिल जाए, मान लीजिए, तो आप ये लिखिएगा, जो के है ये इनफाइनाइट तक जाएगा, यहां इक्वलिटी ऐसे कभी भी नहीं लगेगी, ध्यान से समझ गए। तो ये इक्वलिटी मत लगाना कभी इसके लिए, ये कर सकते हो। एयर है तो 1, मेटल है तो इनफाइनाइट। इतना हो गया। तो इसका मतलब बात ये आई कि अगर हम कंपेयर करें, आगे चले, इसका मतलब बात ये है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ध्यान देना, अगर हम एयर की बात करते हैं तो मैंने लिखा एफ एयर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर मैंने कहा इन मीडियम, एफ मीडियम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक बात तो बताना, इतने पूरे को देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है, एफ एयर दिख रहा है ना। तो हम ये कर सकते हैं, जो एफ मीडियम है इट कैन बी रिटन एज एफ एयर डिवाइड बाय के। इसका मतलब अगर आप एयर के सिस्टम को मीडियम में डाल देते हो तो के टाइम्स फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। और के की मिनिमम मैंने बताई 1, तो जनरली के 1 से बड़ा ही लोगे, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, व्हाटएवर। समझ गए कि नहीं। और अगर मेटल में रख दिया दोनों को तो के कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो मेटल में रखे चार्जेस पे फोर्स कितना आ जाएगा, अगर मेटल पे रख दिया तो के कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो मेटल में रखे हुए चार्जेस पे फोर्स कितना आ गया, 0। मैं बना देता हूं तुम्हारे सामने, देख लो। ये मान लीजिए कोई कॉपर की, कॉपर 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 है, तो कॉपर का कलर भी तो लाए, ये रहा। ये हमारे पास में एक कॉपर की ऐसे कोई प्लेट है, मान लीजिए,
अब इसके अंदर हमने दो चार्जेस को सेट कर दिया किसी भी तरीके से, Q1 Q2, बीच की दूरी क्या है R, तो इस केस में F कितना हो जाएगा, ऐसे लिखो, सिंस K टेंडिंग टू इंफिनिटी F मेटल इक्वल टू 0, इसका K कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो मेटल में लगने वाला दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या आ जाएगा, 0। बाकी किसी भी बॉडी की बात करोगे कुछ ना कुछ K मिलेगा, कुछ ना कुछ फोर्स होगा, और हर बार ये रिलेशन चलेगा तुम्हारा, दिस वन। इतना हो गया। अब एक हेडिंग डालो, स्पेशल केस। बहुत हिसाब से लिख लेना, नीट में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आज तक नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना जब किस्मत खराब होती है तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो मैं वो गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। कठिन नहीं है, बस एक रिजल्ट है। डेरिवेशन बहुत कठिन है उसका, बहुत ही कठिन है, बहुत ज्यादा। इन जनरल जेई वगैरह में तो पढ़ाते ही नहीं है, आपको सच बता रहा हूं, मैं तो आपको फिर भी पढ़ा रहा हूं, रिजल्ट ही दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। हो गया इतना। स्पेशल केस डालिएगा, लिख गया ना सब ये। एक केस डालिएगा, स्पेशल केस, इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड, इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड, और इसको यहीं पे कर लेना कायदे से, किताब में मिलेगा नहीं तुमको। If a dielectric medium is partially filled between the charges, if a dielectric medium is partially filled between the charges, then effective air separation is, then effective air separation is, अब जरा इधर देख लो पहले, ये दो चार्जेस हैं आपके बीच में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो डाइलेक्ट्रिक लाएंगे या नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे तो बीच में एयर है, और अगर लाएंगे तो पूरा ही भर देंगे, है ना। अभी केस बदल दिया, केस क्या है, इतना डाइलेक्ट्रिक है, इतना। मेरी बात समझ गए ना। पूरा सेपरेशन क्या है, आर, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस में बोल दे रहा हूं टी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। अब कह रहा है फोर्स बताओ। अब ये कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, सेंटर में भी, इससे भी टच कर सकता है, मतलब लोकेशन मैटर नहीं कर रही है। मेरी बात समझ गए ना। यहां लोकेशन मैटर नहीं कर रही है कि किधर है, कुछ नहीं, इधर भी हो सकता है, इधर भी, बीच में भी, कहीं भी हो सकता है। मैटर करेगा एयर सेपरेशन। एयर सेपरेशन की रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या है, तो आर इफेक्टिव, इसके लिए लिखना आर माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के, ये जाता है इफेक्टिव एयर सेपरेशन। ये वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए। इसका डेरिवेशन बहुत कठिन है, मैं मतलब ये नहीं कह रहा आसान है, क्योंकि इसमें हम लोग फिर के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड के मेथड से जाता है। यहां Q1 है तो यहां माइनस Q1 बाय के हो जाएगा, यहां प्लस Q1 बाय के हो जाएगा, फिर वो Q2 है, बीच में फील्ड निकालनी पड़ती, बहुत नाटक है भाई साहब, तो उसमें मत जाइए। तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एयर सेपरेशन। अब जब हमको इफेक्टिव एयर सेपरेशन मिल गया इसका, आर माइनस टी प्लस टी रूट के, तो हम पता है क्या करने वाले हैं, हम फोर्स लिखने वाले हैं, ध्यान देना। अब जब इफेक्टिव एयर सेपरेशन मिल ही गया तो हम फिर सीधे एयर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर इफेक्टिव का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको। ये बहुत ही दुर्लभ केस है, बहुत ज्यादा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इस पे सवाल आएगा ही आएगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा आपसे। इवन चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं, लेकिन अगर 1% की भी है चांसेस, तो मैं क्यों आपके लिए रिस्क लूं।
मान लीजिए आ ही गया तो आप तो सीधे कहते हो कि विशाल सर ने पढ़ा ही नहीं था, बात ही खत्म। अभी आ गया तो करके तो आओगे कम से कम, तो 4 नंबर क्यों छोड़े हम? क्या? यस सर, कूलम फॉर्मूला ही लगा है, बस आर की जगह आर इफेक्टिव है। समझ गए ना? आर इफेक्टिव की जगह क्या लगा दोगे? आर माइनस टी प्लस टी रूट के। इतनी बात समझ में आ गई आपके? एक और स्पेशल केस, हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि तुमको बताऊंगा। ना बताएं? चलो, एक आवाज आई मत बताइए, नहीं बताते। चलो, कौन था पहले बताओ, पीछे कर दे। तुम लोग कैसे कैसे लोग हो। एक टीचर है बेचारा, परेशान है तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम उससे भागते फिरते हो। यहां उल्टी कहानी है, यहाँ बच्चे टीचर के पीछे भागते हैं कि सर ये पढ़ा दीजिए। अरे सर पढ़ा दो, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? नहीं करेंगे, क्यों? एयर का सेपरेशन है ना, इफेक्टिव एयर सेपरेशन बोल रहा हूं, तो एयर का ही फॉर्मूला आएगा। अब समझ में आई बात? जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे? नहीं बता रहे, केस दे के छोड़ रहे बेटा। ढूंढ पाओ तो ढूंढ लेना इसका सोल्यूशन। हाँ, यही तड़प चाहिए तुम्हारे अंदर। सुनो बे, टॉर्चर ना करो गाना गा के, समझे? चुप पे रहो। ये डी का डिस्टेंस है, ये एक इनफाइनाइट मेटल शीट है, वेरी लार्ज कंडक्टिंग शीट। और न्यूट्रल है सबसे बड़ी बात। यहां पे एक चार्ज है, ठीक है? देखो, तुमने इंडक्शन भी पढ़ा हुआ है कि जब हम मेटल के सामने किसी बॉडी को लेकर आते हैं तो उसका अपोजिट नेचर का चार्ज उसमें बन जाता है। ये सब पढ़ा है आपने। तो यार, मेरा एक बेसिक सा सवाल है, व्हाट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन चार्ज एंड शीट? व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस मेटल शीट? क्योंकि यार कॉमन सेंस की बात है। मेटल शीट दियो जरा, टोपा हो तुम, इधर सुन लो पहले। इतना आसान होता तो हम काहे को लिखवाते तुमको? ये शीट हो गई इनफाइनाइट वाली, इसके सामने चार्ज है। अब अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहां माइनस क्यू बनेगा। डिस्टेंसेस नजदीक मान लेना, बहुत दूर नहीं मानते हम। तो यहां क्या आया? माइनस क्यू। ठीक, माइनस क्यू अगर फ्रंट में है तो रियर में क्या आएगा? प्लस क्यू। ठीक, बट माइनस क्यू की लेयर पास में होगी, प्लस क्यू थोड़ा दूर ही होगा, कुछ तो थिकनेस होगी होगी। तो जो भी फोर्स बना नेट में, वो क्या बना? अट्रैक्टिव फोर्स बना। तो वही अट्रैक्टिव फोर्स पूछ रहा हूं। इसकी ट्रिक बता दे रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा अगर कभी ऐसा आया तो। क्योंकि जब दिन खराब होते हैं ना, तभी ये सब पूछे जाते हैं। समझ गए? मुन्नी लाल, चुन्नी मुन्नी, इधर देखो। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मिरर इमेज के मेथड से। सुनते रहना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मिरर इमेज के मेथड से। और ऐसा कुछ मान लेंगे कि ये चार्ज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये शीट क्या है? मिरर है एक। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने जैसा ऑब्जेक्ट होता वैसा इमेज हो जाता है ना। तो इसको जब मिरर इमेज में अपन लोग ले जाएंगे तो शीट के ही पीछे डी की दूरी पर अब एक चेंज हो जाएगा, माइनस क्यू बैठा देना। ये आप अपनी तरफ से करोगे, ठीक? ये चार्ज है शीट के सामने, बहुत आसान है यार, ये सब बड़ा आसान होता है, लोग मानते हैं, कठिन होता नहीं है। शीट के सामने एक चार्ज है। हमसे किसी ने पूछा चार्ज और शीट के बीच का ट्रैक्शन फोर्स बताओ। हमने कहा यार कुछ मत करो, कोई थ्योरम वोरम मत लगाओ, सीधे सीधे एक काम करो। इसको मान लो एक मेटल की शीट, राइट? नहीं सॉरी, इसको क्या मान लो? प्लेन मिरर। क्या माना? प्लेन मिरर। मेटल की शीट तो पहले से ही है।
फोर्स पूछा गया शीट और चार्ज के बीच का, तो मैंने कहा इसको मान लो एक प्लेन मिरर, आप मान लिया प्लेन मिरर के सामने जो बॉडी जैसी होती है उतनी दूरी पर वैसा ही इमेज हो जाता है, तो वैसा ही मैं थोड़ा सा चेंज किया, क्या चार्ज दिया है -q। अब -q और +q के बीच का अट्रैक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, कूलाम वाला, क्या लग जाएगा 1/4πε0 q इंटू -q नहीं होगा, मैंने बोला था कूलाम ने चार्ज का साइन लगाने के लिए मना किया है। अट्रैक्शन रिपल्शन बगल में लिख सकते हो, तो 1/4πε0 q इंटू q डिवाइड बाय 2d का स्क्वायर, खेल खत्म। तो ये फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू q डिवाइड बाय 2d का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर। लिख लीजिएगा, बहुत एक स्पेशल टाइप का केस बनता है ये, और ये मैं आपको बोल रहा हूं बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरर है जो आपके सामने आ गया पेपर में, क्योंकि ना ये सब चीजें कोई पढ़ाता है, और डेरिवेशन तो खैर बहुत ही अलग सी बात हो गई, पढ़ाते ही नहीं है इन जनरल लोग। कूलम लॉ के जो जनरल वेरिएशन होते हैं, चार्ज डबल कर दिया, डिस्टेंस आधी कर दी, डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, डाइलेक्ट्रिक हटा दिया, बस यही सब करते हैं। तो दो केसेस समझ में आए आपको, वो था स्पेशल केस 1, ये था स्पेशल केस 2। 1 2 डाल लीजिएगा, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक और चार्ज विद अ शीट। हाँ दीदी समझ गई। गॉस से हम इसमें दिखाते हैं कि कितना फील्ड इंटरेक्शन हो रहा है, उससे आता है। डेरिवेशन है, लंबा है डेरिवेशन, इसका रिजल्ट ही यही है। गॉस का नाम मैं ले इसलिए नहीं रहा था क्योंकि पढ़ाया नहीं अभी, बस यही बात है। गुड, अच्छा लगा। लेकिन हाँ भाई, हो गया, नहीं मान सकते। अच्छा बोलो। तो वही, इसीलिए तो मिरर इमेज लिया है, और काहे को लिया है? शॉर्टकट बनाने का रीजन ही यही है ना। डेरिवेशन पे जाना ही नहीं मेरे को, उसके बारे में डिस्कशन ही मत करो। तो एडवांस लेवल का भी पेपर दोगे तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा, सब्जेक्टिव तो फिर भी नहीं मिलेगा ना, बात ही खत्म। काहे को हम जाए इसकी गहराई में। हाँ भाई, क्या ये समझ आया? दोनों केस समझ आ गए। अब अपने को करना है कूलम्स लॉ के एप्लीकेशंस, राइट? जरा समझिएगा, शीट निकाल लो इसी बात पे। बुकलेट तो होगी ही आपके पास, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। पहला ही सवाल आपको याद होगा, ग्रेविटेशन में ऐसा सवाल लगाया था, पढ़ते ही रिजल्ट दे दो। आपको याद होगा एक मास टूटा था, है ना, फ्रैक्शन में, और आपसे कहा गया है कि क्या होना चाहिए फ्रैक्शन के रेशियो ताकि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम है। हमने बोला था आधा आधा, याद आया? तो इसका आंसर हो गया लास्ट ऑप्शन। प्रियांशु बाबू आए हैं क्या? सवाल पूछते हैं, क्लास में नहीं आते हैं। नहीं, प्रियांशु तिवारी। आप प्रियांशु हैं क्या? सर ने मैं पूरा नाम बता। बाबू, ये भी अच्छी बात है, कोई बोले ना बोले सब बाबू बुलाएंगे ही तुमको। अच्छा है, बढ़िया है, होता है, नाम है। सुनो बे, इधर ही रहना, फोकस मेरी तरफ ही रखना। अच्छा, खैर, एक आपको केस कराया था मैंने, याद करिएगा, ग्रेविटेशन में। पहले तो पुरानी यादें ताजा कर दे उस केस के साथ, याद आ जाएगा। और मुझे कॉन्फिडेंस है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें रटा होगा ये। अरे क्या अभी दिखा रहा हूं क्या? दोनों के बीच में कहां पर मास रखे x दूरी पर m1 से, ताकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। बीच में ये देखो गोल दिया ना इन्होंने, x की वैल्यू दी थी कुछ, क्या दिया था? इसी बात में बोलो, √m
M1 इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि M2 लिखा, ओ हो, अरे अरे अरे, अभी ठीक है। अंडर रूट ऑफ M1 इंटू डी डिवाइड बाय अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट M2। अबे तुम्हारे AITS में भी रखा हुआ था ये। तो जीरो फोर्स के लिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ M लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हारे पास। हम लिख के इसलिए बता रहे हैं ताकि पुरानी याददाश्त जागृत हो जाए। M1 इंटू डी अंडर रूट ऑफ M1 प्लस अंडर रूट ऑफ, इसी का एक केस इलेक्ट्रोस्टैटिक में बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, ठीक। तो मैं छोटू लाल बन गई है, छोटू लाल को किनारे किया। अब सुनो केस क्या है, आइदर दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव, दोनों ही लेकर आएंगे हम। एक है Q1, दूसरा है Q2। ध्यान से समझना, ये जो बात कर रहा हूं उसको श्राप दे रहा हूं, सिलेक्शन नहीं होगा, पहले बताए दे रहा हूं। अब करो, ये Q कहां होना चाहिए, X1 की वैल्यू बताओ। X1 नहीं यार, X ही लिखेंगे। X की वैल्यू बताओ उसी पैटर्न पे, जहां मास है वहां चार्ज है। अंडर रूट Q1 D डिवाइड बाय अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। क्लियर है, इतना समझ गए। अब अगर यहां माइनस भी होता तब भी यही होता। मतलब कहने का कि ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दोनों चार्जेस के साइन सेम होंगे। मेरी बात समझो, ठीक। जब दोनों चार्जेस के साइन सेम है, जब दोनों चार्जेस के साइन सेम होंगे तब ये है। अब एकदम से एक बालक उठे क्लास में, तो सर तब क्या होगा जब दोनों के साइन अपोजिट होंगे, राइट। पहले इतना कर लिया आपने, कर लो। क्योंकि देखो एक बात और यहां से निकल के आई जो मैंने बोली नहीं, कि जब दोनों चार्जेस के साइन सेम होंगे, आइदर दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो जो नल पॉइंट होगा वो दोनों के ही लाइन ज्वाइनिंग में ही अंदर कहीं होगा, मतलब दोनों के बीच में ही कहीं पर होगा। मेरी बात समझे आप, नल पॉइंट दोनों चार्जेस के बीच में ही कहीं पर होगा। सेम नेचर के चार्ज लेने में ये बेनिफिट आपको मिला, इधर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है, तो जो नल पॉइंट है वो दोनों के ही कहीं बीच में होगा, किसी के नजदीक या किसी के पास। और आपको एक मजे की बात बताऊं, नल पॉइंट हमेशा छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास ही मिलता है, ठीक। ये भी लिख दे रहा हूं, नल पॉइंट हमेशा स्मॉल मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास मिलेगा। तो दो बातें आ गई, अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो नल पॉइंट दोनों के ही बीच में कहीं पर होगा, और दूसरी बात जो छोटा चार्ज होगा उसी के पास होगा,
और अगर दोनों बराबर हो गए तो बीच में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और नहीं तो जो छोटा होगा उसी के पास होगा, याद रखना। क्लियर है ये? क्या इतना लिखा आपने? हो गया? अब सवाल यह आया कि जब दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो जब दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हैं तो क्या होगा? आ जाओ इसी बात पे। लिख गया भाई? लिख गया? कहां माइनस लगेगा? अच्छा, उसमें हाँ एक ही पॉसिबिलिटी बची है। मान लीजिए हमारे पास में एक है -Q1 और एक है +Q2, या फिर +Q1 -Q2। ठीक, दोनों के लिए ही सेम सेटअप, सेम फॉर्मूला। पहली बात, नल पॉइंट बीच में नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट तो यही आ गया। क्या नल पॉइंट को हम लोग शॉर्ट में एनपी बोल दे? नरेंद्र पाल, एनपी दोनों चार्जेस के बीच में नहीं आएगा। क्या बढ़िया भाषा है। दो लोग हैं, उनके बीच में एनपी नहीं आ रहा है। एनपी हमेशा छोटे चार्ज के पास बाहर साइड पर आएगा। ठीक है, तो बताओ फिर इसमें Q1 के पास आएगा या Q2 के पास? आपके हिसाब से किसके पास आना चाहिए? बोलो, आपके पास Q1 के पास आना चाहिए। क्या मैंने कहा कि कौन बड़ा कौन छोटा जो Q1 बोल रहे हो? मैंने तो नहीं कहा Q1 छोटा है ना, मैं हो सकता उसको ले लूं तो। अच्छा, फर्जी में Q1 छोटा होगा। अब छोटा होगा Q1, लिख के दे रहा हूं। अब देखो नल पॉइंट कैसे डिसाइड हुआ, दोनों अपोजिट नेचर के हैं। अब फोकस कर लो इधर, दोनों अपोजिट नेचर के हैं। तो पहली बात, नल पॉइंट एनपी, एनपी दोनों के बीच में नहीं आएगा। क्लियर होगी बात? बाहर ही होगा। अब एनपी बाहर किधर होगा? इधर भी बाहर हो सकता है, उधर भी बाहर हो सकता है। अब दूसरा वाला पॉइंट पढ़ो, छोटे चार्ज के पास बाहर आएगा। छोटा चार्ज कौन सा है? Q1। तो एनपी यहां मिलेगा तुमको। मेरी बात समझ आई? ये कौन बैठा है? एनपी। क्लियर है? अब एनपी की वैल्यू समझ लो क्या है। पहले तो इतना लिख लो, पहले इतना कर लो। एक मिनट रुको ना, आपने देखा ना मैंने देखा, यहां माइनस आता था ग्रेविटेशन वाले में, प्लस आ रहा है। सोच लो, कंफर्म।
चेक करो एक बार। वैसे प्लस आएगा क्योंकि डी माइनस इधर आता था, उधर जुड़ेगा तो प्लस आ जाएगा। हाँ ठीक है, जाने दो, बेकार में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। जाने दो जाने दो जाने दो, छोड़ो 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 छोड़ो, गंदी बात। यहां प्लस है ना, अगले में आ जाएगा माइनस। Q1 माइनस Q2, बड़ा चार्ज माइनस छोटा चार्ज। अच्छा हाँ, Q2 बड़ा है तो Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, सही। तो ये चला जाएगा, x इज इक्वल टू, फंडा वही है, Q1 D डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 माइनस Q1, बड़ा चार्ज माइनस छोटा चार्ज। है उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला, बट थोड़ा सा नीचे अंतर है। अगर दोनों सेम है तो यहां पे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि नल पॉइंट कहीं बीच में यहां पे आ जाएगा। बट अगर दोनों अलग हैं तो याद रखना, जहां से x लिया, छोटे चार्ज से ही लोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो छोटे चार्ज से x लिया, तो जहां से x लिया है वो चार्ज जिससे भी x लिया है। अब मान लो तुमने इसी से x मान लिया हो तो बात अलग है, ठीक। नहीं तो अगर इससे माना है तो क्या लिखोगे, रूट Q1D डिवाइड बाय रूट Q2 माइनस रूट Q1, बड़ा चार्ज माइनस छोटा चार्ज। ये याद रखना है, जुड़ते समय कोई आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन जब माइनस होगा तो आपको ध्यान देना है। क्लियर है? अब बोलो, दोनों फंडे क्लियर हो गए, चाहे अपोजिट चार्ज हो चाहे सेम नेचर के चार्ज हो, नल पॉइंट के लिए क्या करना है। अब ये बताओ, अगर मान लो सेम नेचर के चार्ज है, दोनों माइनस या दोनों प्लस, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? ये मैं हटा दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, ठीक। अब बोलो इसी बात पे, बिना देखे बोलोगे, अंडर रूट ऑफ Q1D डिवाइड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2। क्लियर है? और अगर अपोजिट नेचर के चार्ज है, जिसमें मैंने बोला Q2 Q1 से बड़ा है, क्या लिखोगे? अंडर रूट Q1D डिवाइड बाय रूट ऑफ Q2 माइनस रूट ऑफ Q1, अंडर रूट ऑफ बड़ा चार्ज माइनस छोटा चार्ज। कर लोगे अब? कोई दिक्कत? ठीक। अब आ जाओ जरा सवालों पे, इसी बात पे। पहला तो हो ही गया, आसान सा है। दूसरा बताओ इसी बात पे, दूसरा बोलो, दूसरा दूसरा लगा के लाए हो क्या? बड़े अच्छी बात है। दूसरे में कहता है, 3 चार्जेस 4Q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर in a same line in the position 0, L/2 and L respectively. The resultant force on Q will be 0 if capital Q. Resultant force on small q will be 0 if capital Q. क्या होना चाहिए? देखो, इक्विलिब्रियम का केस है एक्चुअली ना, क्यों भाई? तो ये दूसरा सवाल है। अभी तुमको कह रहा है कि यहां पे रखा है 4Q ओरिजिन पे, L/2 पे रखा है Q, और अगेन L/2 पे रखा है कितना? स्मॉल q। अब आपसे कह रहा है कि कैपिटल Q कितना होना चाहिए जिससे कि स्मॉल q पे लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स, 0 हो जाए। पहले तो तुम ये देखो कि स्मॉल q पर फोर्स लगेगा किनके वजह से। आप इसको नाम दे दो, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो। क्या एक फोर्स इसमें लगेगा FCA? क्यों भाई? FCA क्या है? फोर्स ऑन C बाय A, चलेगा? फोर्स ऑन C बाय A, क्लियर है ना? अब यार एक बात बताओ, अगर ये FCA राइट साइड है और तुमको इस पे F नेट चाहिए 0, तो एक Q वाले का फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए?
लेफ्ट होना चाहिए, इसके ऑपोजिट होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। अगर इसका भी उसी डायरेक्शन में फोर्स बन गया तो कभी बैलेंस कभी बैलेंस हो पाएगा क्या? नहीं ना। तो यार पहली बात तो ये है कि ये बाय नेचर कैसा होगा, माइनस, तभी वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्जेक्टिव में तुम वो देख लेना जो माइनस साइन के होंगे, उन्हीं में से तुम्हारा आंसर होगा। एक बात क्लियर है ना? तो माइनस साइन के कौन कौन है जरा देख लो। अबे 3 है, एक चौथा तो खत्म, 3 बचे। अब तो मैग्नीट्यूड सॉल्व भी करना है, और कूलम अंकल ने मना किया था मैग्नीट्यूड में माइनस लगाने को, याद है कि नहीं? तो अभी देखो, बहुत ज्यादा रहता मत फैलाना। अगर नेट 0 है तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे या नहीं होंगे? अगर दोनों का रिजल्टेंट 0 है तो दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे नहीं होंगे? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सिंस FCB is equal to FCA, K टाइम्स CB तो ये है, हम लिखेंगे Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाय L स्क्वायर बाय 4। क्या कहते हो? L/2 है ना, स्क्वायर करोगे ऊपर नहीं चला जाएगा, तो ये L स्क्वायर और 4 चला गया ऊपर। इन दोनों को बात करो AC या CA, K Q इंटू 4Q। क्यों भाई क्या कहते हो? अबे Q1 Q2 कर दिया, और डिवाइड बाय L स्क्वायर। क्या कटा क्या पिटा? K कटा K कटा, L स्क्वायर कटा L स्क्वायर कटा, एक Q से Q कटा, 4 से 4 भी कटा, तो कैपिटल Q की वैल्यू स्मॉल q आई। और बड़े आप किस्मत के धनी हैं कि स्मॉल q का ऑप्शन आपको पेपर में नहीं दिया गया, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके ये आया ना, अगर इसके 4 ऑप्शन ये बना दिए जाए, ऐसे भी नहीं जैसे वो है, प्लस q, प्लस दिखेगा नहीं, ये आपको जल्दी में लोग क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? समझ गए ना? क्योंकि इसको सॉल्व करके लाए हो ना, और ऑप्शन में सबसे पहले दिखेगा तुमको, ध्यान से समझो, चट मारेंगे टिक, भरेंगे गोला, समझ गए ना, और लग जाएगी गोली 5 नंबरों की। तो बहुत से लोग इसको ऐसे मार के आएंगे टिक, ये नहीं करना है। बी केयरफुल। सबसे पहले तो साइन तुम्ही ने डिसाइड किया था, आंसर क्या होगा? -q। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? टोपी वाले भैया, बात बेटा समझ आ गई? वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? -q। ठीक, अगला सवाल। कोई बोला सर? हां, एक बार फिर से क्या समझा दे? पूरा सवाल या ये वाली बात? पूरा सवाल। बहुत बढ़िया। देखो हमारे पास 3 चार्ज एक सीरीज में रखे थे L/2 के सेपरेशन पे। ये वाला चार्ज था 4Q, ये वाला चार्ज था Q, ये वाला चार्ज था माइनस ना ये वाला चार्ज भी था Q। हमसे कहा गया ये बताओ कि Q की वैल्यू क्या हो ताकि इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। तो मैंने कहा नेट फोर्स अगर आपको इसमें 0 चाहिए तो 4Q और Q की वजह से लगने वाला जो रिपल्शन होगा वो कैपिटल Q और इस Q की लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स से बैलेंस होना चाहिए, जिस वजह से सबसे पहले इस पे साइन डिसाइड हो गया। इतनी बात समझ आई? फिर मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड बराबर कर लो, अगर दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में कैसे होंगे? बराबर। ठीक, तो मैंने क्या कहा, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख दो। कैसे लिखोगे भाई? 1/4 कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर, r की जगह L/2 L स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। 2 नीचे से स्क्वायर बन के उड़ के कहां पहुंच गया? ऊपर। समझ गए? इक्वल टू, इन दोनों के बीच में लगाओगे फॉर्मूला तो K 4Q इंटू Q डिवाइड बाय L स्क्वायर। L/2 कितना होता है? काटा पीटा निपटाया, फाइनल आंसर आ गया कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल q। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब चले आगे। क्या अगला सवाल लगाया था क्या? लगाया था 4 2C and C are repelling each other with the force of bar Newton। जरा लगाइए कितना लगाया इसका 4 का आंसर?
2 मिनट दो और जरा निपटाओ इस सवाल को। अब ये सवाल पढ़ते ही हो जाएगा, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा इस सवाल में। करके देखो, फिर बोलो, फिर बोलो। इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? नहीं, एक वेक्टर तो बचेगा ही। हो गया? पढ़ते ही सुनो ना, कह रहा है +2c एंड +6c, टू चार्जेस आर रिपलिंग ईच अदर with a force of 12 Newton. If a charge is given -2c of charge, if each charge is given -2c of charge, each charge, जिसके पास +2 था उसको -2 का चार्ज दोगे, नेट चार्ज कितना हो गया? और जब चार्ज 0 हो गया तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचेगा? नहीं बचेगा, काम खत्म हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो आंसर क्या आ गया? 0 0 0 0 0 81। मैं क्या बोल गया? नो नो नो, 81 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। ये बड़ा आसान है, अभी बताया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला वहीं लिख लो। एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट बताया, अभी फॉर्मूला वहीं लिख लो। लिख लिया? एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला वहीं लिख लें कृपया आप। फिर हम लोगों ने 6 कर लिया था, 7, अगर कहां डीएस सर कहां हुआ था? अभी होगा ये। With the rise in temperature, the dielectric constant K of the liquid is. With the rise in temperature, the dielectric constant K of the liquid is. ये भाषा सुन के किसी की बात याद आई? तो वो टोपा। फाइटर मूवी में जब हम बड़े प्लेन के ऊपर से छोटे छोटे 2 प्लेन्स निकाल ले थे, उस वक्त पायलट ने इसी भाषा का प्रयोग किया था। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अरे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो काय को, क्यों, कैसे, जो हम कहते बढ़ेगा। अब अपने आप को प्रूव करो, नहीं तो हम ए आंसर मार्क करवाएंगे और कहेंगे ऑप्शन गलत दिया है। अब सोचो, इसलिए थोड़ी ना बी करना है कि आंसर है। नहीं, उल्टा मतलब होता है, जितना बड़ा डाइलेक्ट्रिक उतनी कम फील्ड। नहीं, अभी रुक जाओ यार, 2 मिनट शांत भी रहा करो। किसकी? मतलब उसी से। देखो, जैसे मान लीजिए किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ है, जब आप उसको हीट करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ता है, तो उसकी आप स्ट्रेंथ में कमी कर रहे हैं कि नहीं? अभी क्या हुआ, जैसे मान लो नगर निगम वाले आते हैं बुलडोजर लेके, नहीं जैसे बस्तियां गिराते हैं लोग, तो लोग खड़े हो जाते हैं बुलडोजर के सामने, जाओ हम नहीं गिरेंगे, हमारी लाश के ऊपर से ले जाना पड़ेगा। ये सब डायलॉग होते हैं कि नहीं? अब वही आपको 2 एग्जाम्पल समझा रहा हूं। एक एग्जाम्पल ने, वही नगर निगम वाले आए बुलडोजर लेकर, लोग एकदम डेंस खड़े हैं, बिल्कुल ऐसी तैसी, तो हम हिलेंगे नहीं यहां से, एकदम एक इधर बिल्कुल ऐसे चपके एक दूसरे से, नहीं हिलेंगे। बताओ बुलडोजर अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। दूसरे केस में चढ़ा देंगे ना, कितने बड़े कमीने हो। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में आया कुछ नेतागण आ गए उनके बीच में, अबे तुम यार भाई जी इधर से हट जाओ, तुमको एक वहां फ्लैट दे देंगे, नगर निगम के फ्लैट बनना है, वहां पे चले जाना तुम। ऐसे ही 10 लोगों को कह के चले गए। अब उनके मन में आ गया ना कि यहां झोपड़े में रहने से अच्छा फ्लैट में रह लेंगे, तो अब वो क्या करेंगे? क्या उतनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे? नहीं, बेचारे जो पहले एकदम ऐसे सटे हुए खड़े थे, अब कहेंगे यार रुको, हम अभी थोड़ा होके आ रहे, बहुत प्रेशर आया है, चले गए। ऐसे 2 4 10 आदमी निकल गए। अब जो लोग ऐसे सटे हुए खड़े थे, अब वो लोग ऐसे हाथ रोक के खड़े होंगे, भाई हाथ पकड़े रहे ना, बुलडोजर नहीं जाएगा। पहले उन्हीं के बीच में 4 आदमी और थे। अब बोलो, पहले ज्यादा स्ट्रेंथ थी या बाद में?
पहले ज्यादा स्ट्रेंथ थी, बाद में तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ गया, स्ट्रेंथ कम हो गई, तो क्या वो बुलडोजर रोक पाएगा? समझ गए ना आप? तो टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ा, मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ा, बॉडी की स्ट्रेंथ घटी, काम हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट नेक्स्ट में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई, two charges Q1 and Q2 are placed in vacuum at a distance D. The force acting between them is F. If a medium of dielectric constant, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने टाइम्स फोर्स रिड्यूस होता है। आज ही अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, क्लियर है नहीं? चलो और आगे बढ़ते हैं। 9वां कर चुके थे, 10वां कर चुके थे, 11वां कहां हुआ है? टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज are kept at a certain distance. F force act between the two. If in the middle of the two spheres another similar sphere having charge plus q is kept, then it experiences a force in magnitude and direction as. इसको करके देखो, ऑप्शन सी ही आएगा, लेकिन करिए। कितने लोगों ने वेरीफाई किया इसे? हाँ, बहुत सारे, कम जनता है। करिए करिए, मौका दीजिए अपने आप को, आप कर लेंगे सवाल, मुझे मालूम है। कोशिश करो, होगा। कर लिया, बहुत बढ़िया। देखिए, यही वक्त है जुझारू बने का, एकदम हिम्मत मत हारना, लगे रहो एकदम तगड़े से, बिल्कुल भयंकर तरीके से। दीन दुनिया एकदम सब भूल जाइए, आप सब कुछ भूल जाइए। आंसर इज सी। करते रहिए, अभी जिनका हो गया वो आगे बढ़ जाए, मतलब रुके ना वहां पे, जितना जल्दी निपटा उतना बढ़िया। समय जल्दी करो, समय कम दो अपने आप को, समय नहीं है आपके पास, कम समय में काम करिए। कम समय में काम करिए। हुआ? बहुत कठिन नहीं है, छोटा कैलकुलेशन है, छोटे छोटे, हैवी नहीं है। कितने लोग यहां पे करे हैं? ठीक, चलिए मैं बताता हूं। देखो, two similar spheres having charge plus q and minus q are kept at certain force, are kept at certain distance, force F between x, ठीक। If in the middle of two spheres another sphere having charge plus q is kept, okay, बहुत बढ़िया। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 11, और एक स्फीयर है जिसपे चार्ज है प्लस क्यू, एक है जिसपे चार्ज है माइनस क्यू, और दोनों के बीच में एफ का फोर्स लग रहा है। बीच की दूरी आप मान लीजिएगा आर है। आप जैसा कह रहे हैं वैसे करते जाओ। इफ द मिडिल टू स्फीयर्स अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट, दो के बीच में आ गया तीसरा, आर बाय टू, आर बाय टू।
then it experiences a force in magnitude and direction. एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात कर रहा, तो पहले तो डायरेक्शन ही निकाल के फेंक दो. एक बात बताओ, अगर ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो सी वाला चार्ज है वो बी पर लगाएगा फोर्स, तो इसको क्या लिखोगे, एफ बी सी. क्या? बीसी. बीसी फोकस करिएगा, तो ये हो गया एफ बी सी, मतलब फोर्स ऑन बी बाय सी. दीदी कहां है सर? हो कुछ नहीं, ऐसे ही ना. हाँ सर, बी के बाद सी आता है इसलिए असली है. बहुत बढ़िया. ये दोनों प्लस है, तो ये दोनों प्लस है, तो क्या होगा, दोनों ही आपस में रिपेल करेंगे. तो ये हो गया एफ ए बी. क्लियर है कि नहीं? दोनों सेम डायरेक्शन में है, जो भी होगा जुड़ेगा, कुल मिला के जो भी नेट फोर्स होगा वो राइट साइड होगा, माइनस क्यू की तरफ होगा. एक जवाब तो मिल ही गया. देखो आंसर में क्या है, जीरो हो नहीं सकता, जीरो वाला कट गया, 8f हो गया, प्लस क्यू वाला भी कट गया, 4q वाला भी, नीचे d वाला भी कट गया, इकलौता बचा. तो अगर ये सवाल नीट में होता तो क्या इतने से हो जाता? मानते हो? जरूरी थोड़ी ना हर सवाल को पूरा सॉल्व करना है. यही बात टेस्ट में भी बोली एक सवाल के लिए मैंने, अगर आपने देखा हो तो. जरूरी नहीं हमें हर सवाल को पूरा सॉल्व करना है, जुगाड़ भी तो होता है, और हिंदुस्तान तो आधा जुगाड़ से ही चल रहा है. पुराने समय में स्कूटर जिनके पास होते थे, पेट्रोल पता लगा कम हो गया, स्कूटर झुकाया, 2 ही लात मारी कि कैसे घर स्टार्ट हो गया. वही जुगाड़ होता है. लेकिन भाई हम यहां पे पेपर नहीं सॉल्व कर रहे, तो इसलिए पूरा डील करूंगा. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ए के बाद बी आता है, तो एफ हो गया ए बी. तो क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4. क्या कहते हो? और एफ बी सी. बी सी बड़ी अच्छी चीज है, तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू 4. सही है? क्लियर है? दोनों को जोड़ना है ना, 4 और 4 जोड़ के 8 हो जाएंगे. क्यों भाई? तो हो जाएगा 8 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. और पुराना फोर्स एफ बोलना है तुमको, एफ बोलना है ना पुराना. अबे लिख तो लेने दे पूरा, तब फोटो खींच लियो, पूरा दिख जाएगा तुझे. तो ये क्या हो गया, ये एफ बी सी है, तो ये क्या हो गया, एफ नेट हो गया, क्योंकि दोनों जोड़ दिए मैंने, डायरेक्शन सेम है. तो एफ नेट कितना हो गया, 8f. 8f और डायरेक्शन हो गया तुम्हारा राइट साइड टुवर्ड सी. अब खींच ले, अब तो आ जाएगा. अगला सवाल, अगले सवाल के लिए आगे चलते हैं हम लोग. नहीं 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 नहीं, ये तो कर लिए थे ना. 12 के बाद 13 का बिल्ली. कितने लोगों ने लगाया? हाँ लगे रही ना, रुकना नहीं. ये नहीं कि हमारा हो गया बाकी लोग कर रहे हैं तो हम बैठे. तुम आगे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से खुली छूट. 13 का बिल्ली. force between two charges 0.6 meter apart, 0.06 meter apart is 5 Newton. If each charge is moved towards the other by 0.01 meter, then the force between them will be. भाई साहब चार्ज कांस्टेंट है, डिस्टेंस में परिवर्तन कर रहा है, पूरा सवाल लगाने की क्या जरूरत है तुमको? रेशियो से ही निपटा के छोड़ दो ना. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, तो F1 बाय F2 इज इक्वल टू R2 बाय R1 का होल स्क्वायर. इतने से निपट जाएगा. क्या कहते हो? चार्ज को दूर पास ला रहे हो, चार्ज थोड़े ना चेंज कर रहे हो, केवल क्या चेंज हो रहा है, दूरी. तो पुराना फोर्स है 5, पुरानी दूरी है 0.06, तो ये आ गया 5/F2. नई दूरी. अच्छा देखो दोनों चार्जेस को, एक मिनट, जहां पे गलती हो सकती है भाई, 0.06 है. सुनो, समझो और देखो. इसको भी कितना लाए, 0. इसको भी कितना लाए, बचा हुआ कितना हुआ, 0.02 कम हो गया,
तो बचा हुआ कितना हुआ, ये दूरी है, समझ गए कि नहीं? तो R2 कितना लोगे, 0.04। क्या मेरी बात समझ आई भाई? दोनों को खिसका दिया ना, नहीं समझी दीदी? मुंह बता रहा है तुम्हारा, देखो ये चार्ज ऐसे थे 0.6 पे, 0.06 पे, अभी देखना दोनों को ले आए 0.01 पास, इसको भी 0.01 कर दिया, इसको भी 0.01 कर दिया, इधर से भी 0.01 कम हुआ, इधर से भी 0.01 कम हुआ, बचा कितना, 0.02 माइनस हुआ। अब नहीं समझी? गुड। तो नई दूरी 0.04, पुरानी दूरी 0.06 का स्क्वायर, अभी सॉल्व हो जाएगा। क्यों भाई, क्या कहते हो? और ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 11.25। क्या पूरा सॉल्व करूं? ये आ गया, ये आ गया, तो ये आ गया 5/36/16। तो ये आप 4 से उड़ा दीजिए, 9, और ये 4, 45/4। इसको सॉल्व किया तो 11.25 न्यूटन ये रहा। क्या मेरी बात समझ में? सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे समझ में? क्यों भाई, पूरे पूरे आ रहे हैं? पीछे टोपी वाले भैया क्लियर एकदम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर पीले वाले भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सफेद वाले भैया, गुड। हरे वाले भैया, गुड। पीले नीले, वेरी गुड, एक नंबर। देखो अब ऐसे पूछे कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, काफी टाइम लग जाएगा, है ना? उससे बढ़िया समझ जाइए। हाँ 14। ये तो गरीमत है कि ये आदत मेरी अभी पड़ी, पता लगा जब शादी हो रही होती, धर्मपत्नी लाल जोड़े में चली आ रही है, और सबसे कहते देखो लाल वाली दीदी आ रही माला लेके। हाँ वही गड़बड़ हो जाती ना फिर। यही तो बोला कि आदत नहीं थी तब। हाँ क्वेश्चन नंबर 14, तुम क्या कह रहे? किसका? 14 का? एक्चुअली हाँ देखो यहां पे माइनस प्लस में कंफ्यूजन है। कूलाम ने तो मना किया था कि माइनस साइन नहीं लेना, लेकिन माइनस फिर भी है। वो जो माइनस है ना, वो उधर अट्रैक्शन दिखा रहा है, जो प्लस है वो रिपल्शन दिखा रहा है। जब हमारे पास कोई साधन नहीं होते, जब हमारे पास लिखा नहीं होता अट्रैक्शन रिपल्शन, तो उसमें साइन लगा देते हैं। जबरदस्ती है ये, लेकिन मजबूरी है। वही तो बता रहा हूं, कूलाम ने मना किया था माइनस साइन लेने को, लेकिन अगर आपको दिखाना है अट्रैक्शन और तुम्हारे पास लिखने का ऑप्शन नहीं है, तो क्या करोगे? माइनस ही दिखाओगे ना। अब मेरी बात समझ गए? चार्ज नेगेटिव नहीं है, बात समझो, वहां पे चार्ज की नेगेटिविटी नहीं दिखा रहा है, वहां माइनस दिखा रहे हैं। जैसे माइनस, क्या आंसर है तुम्हारा, -10। तो -10 का मतलब है 10 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स, +10 का मतलब है 10 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स। आप चाहे तो उधर रिमार्क लिख लीजिएगा, माइनस के आगे एरो बनाओ शोज अट्रैक्शन, प्लस लिखो उसके आगे एरो बनाओ शोज रिपल्शन। ये है। तो वो माइनस और प्लस केवल अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए है, और किसी बात के लिए नहीं है। सॉल्व करते समय तो मैग्नीट्यूड ही चला दो। अब जब तुम ऑप्शन देखोगे तो तुम्हें 10 न्यूटन के 2 ऑप्शन मिलने हैं। अब जिसमें तुम्हें अट्रैक्शन दिखाना है तो माइनस वाला सिलेक्ट कर लेना। अबे हम करके दे रहे हैं तुमको, बुद्धि ही नहीं लगा रहे हो बिल्कुल। 2 पॉइंट चार्जेस 3 and 8 ईच रिपेल विद ईच अदर विद a force of 40। सुनो, तो ये जो क्वेश्चन नंबर है 14, इसमें कह रहा है 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है k टाइम्स 3 और 8, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर -12। क्यों भाई, ये समझ में आता है? 3 इंटू 8 हो गया 24, 3 का 10 की पावर -12 नहीं, -6, और 8 का -6 कितना हो गया? माइक्रो कूलम है ना। पूरा लिख दे क्या? नहीं लिख दे रहे, कुछ लोगों के चेहरे जो है ना अच्छे नहीं दिखे मुझे। सर ये ज्यादा ही कुछ डायरेक्ट नहीं कर देते हैं आप लोगों, में दे रहा हूं। आप मेरी बात समझ में आ गई? दूरी दी है क्या? दूरी नहीं, एल ले लो।
तो ये आ गया 40 इज इक्वल टू, यार अब तो लिख सकता हूं ना ये। अब सुनो मेरी बात, ये हो गया पहला। अब देखो क्या क्या रहा है। इफ अ चार्ज ऑफ -5 कूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। सुनो भाई, तुम्हारे पास जो ये सेटअप था, ये क्या कह रहा था कि ये 3 का है और ये 8 का है, यही तो कह रहा है। अब क्या कह रहा है तुमको, देखो ये रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अब कह रहा है कि -5 का चार्ज तुमने ऐड किया, जब इसमें -5 दोगे तो -2 बचेगा। तो जैसे इसको तुमने -5C का चार्ज दिया, माइक्रो सी है, और इसको भी तुमने कितना चार्ज दिया, -5 माइक्रो सी। तो ये जो तुम्हारा नया सेटअप बना, बताओ इसमें कितना चार्ज होना चाहिए, -2 माइक्रो कूलम का। समझ आ रहा है? और इसमें क्या होना चाहिए, 3 का। यार एक बात बताओ, पहले जो फोर्स रिपल्सिव था, क्या अभी अट्रैक्टिव हो गया है? पहले जो रिपल्सिव था अब वो अट्रैक्टिव हो गया है, अब वो अंदर आ गया है F'। बात समझो। तो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ये कैसे शो करेंगे अपने ऑप्शन में कि पहले रिपल्शन था अभी अट्रैक्शन है? तो वो अट्रैक्शन दिखाएगा माइनस। अब मेरी बात समझ आई आपको? अब बात आई समझ में? हम कैलकुलेशन में कहीं माइनस नहीं ले रहे, आप देखिएगा मैं कर रहा हूं इसको। मैं अपने कैलकुलेशन में कहीं पर भी माइनस साइन नहीं उठाने वाला, F' K टाइम्स, क्योंकि साफ मना किया है कूलम ने, बात ही खत्म। 2 × 10⁻⁻⁶। देखिए कहीं मैंने माइनस लिया इसका? नहीं लिया, मैग्नीट्यूड ही लिया है। और इधर आ जाएगा तुम्हारा 3 × 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा तुम्हारा L²। वही अभी कितना हो जाएगा, 6। तो हो जाएगा K 6 × 10⁻12 डिवाइड बाय L²। यार एक काम कर रहा हूं मैं, रेशियो ले रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं F'/40 इज इक्वल, ये ऊपर आ जाएगा तो ये नंबर आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 12। बाकी तो कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 12। क्या मैं सही जा रहा हूं? कहीं जल्दी में कुछ कर गया मैं? 24 होगा ये, वही तो मैं कह रहा हूं, कहीं जल्दी में कुछ गड़बड़ कर गया। 6 डिवाइड बाय 24, अब ये कटेगा 4, तो ये F' आ गया 10 न्यूटन। अब देखो, अब मेरे पास तो ऑप्शन ही खत्म है अगर मैं यहां साइन नहीं लगाऊंगा। 10 न्यूटन अट्रैक्शन है कि 10 न्यूटन रिपल्शन है, तो मैं जानता हूं ना कि 10 न्यूटन अट्रैक्शन है। मैं उसको शो ऑफ कैसे करूंगा ऑब्जेक्टिव में? तो ऑब्जेक्टिव में अट्रैक्शन दिखाने के लिए अब मैं लगाऊंगा माइनस। इधर तो ये लिखे होते ऑप्शन। बात समझो, या तो ये लिखा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझो इस चीज को। अगर ये अट्रैक्शन रिपल्शन लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे पास। भाई नहीं लिखा है ना, तो हमें दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे? और F' इज इक्वल टू -10 न्यूटन। ये माइनस दिखा रहा है, ये माइनस दिखा रहा है अट्रैक्टिव। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट? कर लो। क्यों ये फटाक से कर दिया मैंने, कोई दिक्कत? रेशियो लोगे, K कटेगा, L² कटेगा, 10⁻12 कटेगा, बचेगा। अब ये अपॉन ये तो ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 24। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से कैसे कर लिया तुमने? डिस्टेंस तो सेम है, चार्ज है। अच्छा, Q1 Q2 डिवाइड बाय Q1' Q2', हाँ उससे भी हो जाएगा, ठीक किया, वही है भी एक्चुअली। बढ़िया लगा, अच्छा लगा सुन के। कितनों ने लगाया डायरेक्ट? F इज इक्वल टू Q1' Q2' डिवाइड बाय मतलब Q1 Q2। गुड, बहुत बढ़िया, एक नंबर। फोर्टीन 14 नहीं, ये तो हो गया। 15 कर लिया था, 16 यहीं पे करो। 1 - 1 2 is placed, एक मिनट, is placed in air at corners ABC respectively and equilateral triangle ABC length of side L. The resultant force on, इसमें क्या दिक्कत है? सुनो, इसका आंसर है बी, और इसमें एक छोटा सा रिजल्ट यूज है वेक्टर का।
एक बात बताइए, जब दो वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर सेट हो जाते थे, इक्वल मैग्नीट्यूड के, जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 डिग्री के मैग्नीट्यूड पर ऐसे सेट हो गए तो इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता था? अब ये याद होना चाहिए तुमको, नहीं फालतू तुम्हारा समय बर्बाद होगा। पेन दियो जरा। मैं ये बात कह रहा हूं, दो वेक्टर है मेरे पास, दोनों के बीच में एंगल कितना डाला? 120। इनका रिजल्टेंट ऐसे कहीं आएगा, किसके बराबर? अगर ये एफ है, ये एफ है, तो ये कितना होगा? ये भी एफ ही होगा। 120 डिग्री पर अगर दो इक्वल वेक्टर्स एडजस्टेड हैं तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। बस ये याद है तो तुम्हारे सवाल की लेंथ एकदम कम हो जाएगी। तो ये याद रखना आपका काम है बेटा, बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूं, रट डालो चीजों को। एक बार याद हो गया, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, इतनी ज्यादा बार पढ़ डालो कि एग्जाम में जब चीजें दिखाई दें तुमको लगे अबे सेकंड भी नहीं लगना चाहिए तुम्हें रिकॉल करने में, 1 सेकंड के 10वें भाग में तुम्हारा रिकॉलिंग हो जानी चाहिए। बार बार बोलता हूं मैं। तो यहां पे क्या हुआ? ट्रायंगल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर बताना बेटा। 16 ये लीजिए। ऊपर क्या है? -1। किधर है? 1 है, चलो +1 कर दिया। इधर क्या है? -1। यहां पे क्या है? 2। अब यार एक बात बताओ, डिस्टेंस दी है क्या? सही लिखा मैंने? देखना जरा ध्यान से भाई। ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये तो कर गया रिपेल। और मान लो F का फोर्स लगा, ठीक, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। अब यार एक बात बताओ, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120। और दोनों वेक्टर सेम हो गए F और F के, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या इधर ही मिडिल पे आ जाएगा? F। आंसर पा गए तुम तुरंत। अब F को कुल मिला के सॉल्व कर लो यार, पूरा सोल्यूशन बनाने की क्या जरूरत है? F हो जाएगा K बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोले तो 10, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 डायरेक्ट लिखा मैंने, चलेगा? इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी 10 सेंटीमीटर हो गया 0.1, उसका स्क्वायर 0.01, 0.0 के 2 डेसिमल पॉइंट ऊपर उड़ के 10 की पावर 2 बना देंगे। इतना नहीं, ज्यादा है ना? हाँ, थम जाए। ये हो गया, अभी ठीक है। 9 से 2 18 इंटू, ध्यान देना, ये 12 और ये 9 कितने हो गए? -3 समेट दिया कि नहीं? अब देखो इसमें नीचे क्या बनेगा भाई? नीचे बनेगा 0.01। क्यों भाई? 0.1 का स्क्वायर क्या होगा? 0.01। इसमें कोई डाउट? मुन्नीलाल बेटा समझ रहे हो? गुड। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2। वाह बेटे, ऊपर जा रहा है, समझ गए ना? ये नीचे आएगा 10 की पावर -2, ऊपर उड़ के पहुंचेगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो ये कितना हुआ? समझ गए बात? 1.8 न्यूटन। कितनों ने सही किया था इसको? बढ़िया, बेहतरीन। कल मैं एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था YouTube पर, एम्स के बच्चों को दिखा रहे थे उसमें, और सबके फिजिक्स स्कोर दिखा रहे थे। ना 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 ना, मिनिमम 140 था, मिनिमम बताया। एक जीवित प्राणी ऐसा मिला 140, बाकी 150 160 इस तरह के थे। ये भी हो सकता है कि कैटेगरी से पहुंचा हो या जो भी रीजन हो सकता है, आई डोंट नो, बट 140 बोला तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? आप समझे ना?
तो उसने बंदे ने 140 बोला, बोलने वाले ने 180 भी बोला, तो संभव है यार लाना 180। मैं ज्यादा बड़ी बात आपसे नहीं करता। आप कहोगे अरे सर फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट में कैसे ला सकते हैं? यार तुम ला सकते हो, तुम करो तो काम उस पे। हम नहीं कर रहे हैं क्या आपके लिए? फिर तुम क्यों नहीं कर सकते हो? कर जाओ, लड़ जाओ, अपने आप से बता रहा हूं। यही तो लड़ाई जीतनी होती इंसान को यार। दूसरे से लड़के जीत के क्या खुशी मिलेगी तुम्हें? मार कूट के चले आए उसको या गरिया के चले आए, 10 मिनट 15 मिनट खुशी मिलेगी, चलो 2 दिन तुम खुश रह लिए, सामने वाले सर फोड़ दिया, बहुत साला बदतमीजी कर रहा था, मैंने बदला ले लिया। क्या मिला उससे तुम्हें? खुद से जीतो ना। जब खुद की बॉडी रजिस्ट कर रही कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, उसके बावजूद तुम पढ़ रहे हो, वो भी एफिशिएंसी से, वही ये है अपने से लड़ाई। ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो भाई? सर्दियां आ रही हैं, शरीर एकदम आपका जवाब देगा, अरे यार मन ही नहीं कर रहा, इच्छा ही नहीं हो रही पढ़ने की, भाड़ में जाए इच्छा। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ये समय लौट के आएगा क्या? इसलिए बोल रहा हूं 24 घंटे दो पढ़ाई को, उससे कम देना ही नहीं है, बात ही खत्म। मैंने क्या बोला था एक समय आपसे? इतनी ज्यादा इंटेंसिफाइड तरीके से पढ़ाई करो कि अगर सोते समय बड़बड़ा रहे हो ना, तो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन के नाम के अलावा इवन वो नाम भी नहीं निकलने चाहिए, तुम्हारे मुंह से केवल पढ़ाई निकलनी चाहिए। इस हद तक घुस जाओ पढ़ाई में, सोचो ही मत उसके बारे में कुछ और। खाना खाया नहीं खाया, नहाए नहीं नहाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-3 दिन हफ्ते में नहीं नहाओगे, हफ्ते भर नहीं नहाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। लेकिन मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स का पढ़ाई को दो। केवल उतनी देर मत पढ़ो जितनी देर सो रहे हो, और वो सोने के घंटे 5 से ऊपर नहीं होने चाहिए अब तुम्हारे। मैं ये नहीं कह रहा कि अब 3 घंटे सोए, 3.5 घंटे सोए, 4 घंटे सोए, बिल्कुल नहीं कह रहा आपसे। 5 से ज्यादा मत सोना, बस ये कह रहा हूं। और 4.5 से कम मत सोना, ये भी कह रहा हूं। क्योंकि फिर उसके बाद आप ढीले पड़ने लगोगे। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि आप बैठो, आपको नींद आने लगेगी। और एक चीज और बता रहा हूं, जैसे आप रूम पे पढ़ाई कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता नींद का झोंका बहुत तेज, आराम से बर्दाश्त नहीं होता, सो जाओ। सो जाओ, सच्ची कह रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि आप सो जाओगे आपका टाइम खराब होगा, आप गलत हो। सो जाइए उस समय। कितनी देर सोगे? 1 घंटा, 2 घंटा। हाँ, ये ना सोना कि सवेरे सो गए, और इसलिए भी मत सोना कि भूख लगी थी ज्यादा, संडे का दिन था, पनीर की सब्जी बनी है हॉस्टल में, ऐसे तो एकदम कचरा मिलता है खाने को, ठूस के खा लिया, अब बैठे पढ़, नींद आ रही। ठीक है ना? ये काम मत करो, पूरा भरपेट खाओ मत। मेरी बात समझ रहे हो? ये भरपेट खाओ मत एग्जाम के टाइम तक, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर 4 रोटी खाते हो, आप 2 रोटी पे आ जाओ, 2 खाते हो 1 पे आ जाओ, 1 से कम मत खाना। ये तो वही बात हो जाएगी ना, हाथी पाल लिया, उसको 4 रोटी डेली खिला रहे हैं, मर जाएगा वो। 2 तक आ जाओ, और जो लोग एकदम ही कम खाते हैं 1 पर आ जाओ, कुछ नहीं होगा तुमको, भूख लगी रहेगी, नींद नहीं आएगी, शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, उतनी एनर्जी मिल जाएगी शरीर को जितनी काम करने के लिए चाहिए। आपसे कोई खेतों में काम थोड़ी ना करवा रहा है कि सवेरे 8 रोटी नाश्ते में, मैं बोलना नहीं चाह रहा, नाश्ते में खा के चलेगा, उसके बाद दिन भर तुमने वहां मेहनत करी, सारी 8 रोटी हजम, शाम को फिर आके 12 रोटी ठूस के सो गए। हालांकि मुझे उनके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनका काम भी तो आप देखिए, क्या वो मेहनत कर रहे हैं? आप नहीं, आप दिमागी मेहनत करो, आपसे कोई लेबर ही नहीं करवा रहा है। समझो इस चीज को मैं क्या कह रहा हूं। मेहनत कर लो, खाना पीना एकदम कम कर दीजिए, कितना वो अच्छा खाना हो कम खाओ, ज्यादा एफिशिएंसी रहेगी शरीर की आपके। एक चीज और बता रहा हूं, अगर हो सके तो कर लेना। मंदिर के बाहर जो फूलों की दुकानें होती हैं, आपने देखा नीले नीले फूल मिलते हैं कभी कभी, नीले ऐसे चपटे चपटे से फूल होते हैं ना, वो ब्राह्मी के फूल होते हैं। पता है आपको किसके होते हैं? आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, और वो दिमाग के लिए अच्छा होता है। उससे फूल खरीद लो 10 रुपए, कह दो यही वाले फूल दे दो, 10 रुपए के दे दो। ठीक, क्या करना? फिर वही बात है, मैं कहूंगा पानी उबाल लो, तुम कहोगे है ही नहीं हमारे पास सुविधा। ये भी तो है ना, तुम भी तो कम कलाकार थोड़ी ना हो। पानी उबाल लो डेली, 1 बड़ा कप या 1 गिलास पानी ले लो, या पौन, मतलब 1 कप पानी होना चाहिए, उसमें 4 फूल डाल दो, उबाल लो उसको, उबाल के ठंडा होने के लिए रख दीजिए। सच बता रहा हूं, पानी आपका नीला हो जाएगा। मैं आपको सैंपल दिखा सकता हूं, मेरे घर में है, मैंने तो अमेजन से मंगाया,
वो एक अलग बात हो, काफी कॉस्टली पड़ा, लेकिन आपको फूल वाले भी दे देंगे, उसको सुखा लीजिएगा, बस धूप में उसको रख के सुखा लो, और कुछ मत करो, ठीक। 4 फूल डाल दो और डेली उसको 1 कप सिप मारो के पियो, चाय की तरह। अब उसमें चीनी डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीनी नहीं डालो तो अच्छी बात है, व्हाइट शुगर वैसे भी नुकसान करती, देख लो, ठीक। तो उसको पियो। आप इवन कॉफी पीते हो, चाय पीते हो, आप डेली सवेरे पी लो, बस ज्यादा नहीं कह रहा आपसे कि 2 टाइम पियो 3 टाइम पियो, आपके दिमाग की ताकत बढ़ा देगा वो, मेरी गारंटी है इस बात की। समझ रहे ना मेरी बात, आपके दिमाग की ताकत बढ़ा देगा वो, शरीर का इम्यूनिटी लेवल आपको बढ़ जाएगा। आप करके तो देखो जो बता रहा हूं, पढ़ने के लिए ये सब करिए आप, लेकिन हर कॉस्ट पे, हर कीमत पे पढ़ाई करो, इस समय की जरूरत है। आपसे बोल रहा हूं, पढ़ने के बाद घड़ी मत देखो बैठने के बाद कि तुम 2 घंटे पढ़ लियो, तुम 3 घंटे पढ़ लियो, तुम 4 घंटे पढ़ लियो, जितनी दम हो शरीर में उतनी देर बैठ के पढ़ो, उसके बाद जब थक जाओ तो टहल के पढ़ो। पढ़ाई नहीं छोड़नी है, हाँ बिल्कुल, रेस्ट करते हुए पढ़ाई कर सकते हो। कैसे? पढ़ा हुआ है, पर्ची पर्ची बनाई नहीं होगी तुमने, पर्ची ले लो, लेट जाओ, पर्ची पढ़ो, नींद आए सो जाओ थोड़ी देर, फिर उठो, फिर पर्ची, सोते जागते उठते बैठते पर्ची होनी चाहिए तुम्हारे सामने। अब फिर जब स्ट्रेंथ आ जाए वापस, शरीर एकदम बढ़िया फिट हो गया, फिर बैठ के पढ़ो 4-6 घंटा। करो तो यार, सिलेक्ट हो जाओगे, बता रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। तब मेरी बात याद आएगी, यहां सर ने बोला था, सिलेक्शन बहुत खतरनाक चीज होती है, कितनी भी मेहनत कर लो मिलता नहीं है जल्दी, तो इतनी मेहनत कर लो कि मिल जाए। कितनी वर्डी मत आए तुम्हारी जिंदगी में, दूसरे देख के दहल जाए तुमको कि अबे इतना ज्यादा पढ़ रहा है भैया, नमस्ते, हमें इनसे बात ही नहीं करनी, हिम्मत ना पड़े किसी की तुम्हारे कमरे में दाखिल होने की। ये पढ़ाई करो इस लेवल पे, सामने वाला घबराए, अबे यार अभी गरिया के भगा देगा यार, रहने दो, वहां नहीं जाएंगे, करके तो देखो, फिर देखो रिजल्ट। खैर, मैं भी भावुक हो जाता हूं यार कभी कभी। ये वाला हो गया कि नहीं हो गया? 16 तो हो गया, ये तो हम ही लोगों ने कर लिया। शतारा, क्वेश्चन नंबर शतारा, 2 small conducting spheres of each radius have charges 10 microcoulomb and 20 microcoulomb। अच्छा कहा है, इतना मैंने बोला, तुमने झाड़ पोंछ के इसे झाड़ दिया होगा ना, झाड़ दो यार, तुम्हारे ऊपर है ये तो। हाँ भाई, 2 small conducting spheres of each radius have charges 10 of equal radius have charges 10 microcoulomb and minus 20 microcoulomb and placed at a distance r from each other। Experience of 4F1, ठीक है। If they bought in contact and separated to the same distance, भैया कांटेक्ट में लाओगे, पहली बात सुनो ध्यान से, एक गोले पे चार्ज कितना है? ये है 10 और -20 है, ये रहा -20 वाला, ये रहा 10 वाला, ठीक। मान लो गोले हैं, कोई दिक्कत नहीं, आर की दूरी पर रखें, कोई नहीं, फोर्स हमने देख लिया। अब जैसे इसको टच कराएंगे, एक बात बताओ, टच कराया, कंबाइंड बॉडी का चार्ज कितना है? कंबाइंड बॉडी का चार्ज पूछ रहा हूं, टोटल। एक है 10, दूसरा -20, दोनों को जोड़ो क्या पाओगे? -10। बॉडी एक जैसी है तो चार्ज आधा आधा बटेगा, एक बार बताया था क्या? याद आया कि नहीं आया? एक जैसी बॉडी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा आधा आधा गया, एक में है +10, नहीं, एक में है +10, एक में है -20, कंबाइंड किया, नेट चार्ज कितना मिला? -10। अब वो चार्ज आधा आधा गया, अब एक में है -5, दूसरे में -5। सुनो, पहले जो अट्रैक्शन लग रहा था 10 और -20 की वजह से, अब वही रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा -5 और -5 से। क्या अब आंसर नहीं निकाल पाओगे? अब निकालो, कितने लोगों ने किया था ये सवाल? बाकी लगाओ जरा भी इसी बात पे। बोला तो था जब भाई देखो सीधी बात है, पहले लग रहा है रिपल्शन, बाद में लगने लगा अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन कैसे दिखाओगे? अबे -5 का रिपल्शन लगेगा, ठीक है। तो अगर पहले अट्रैक्शन है, उसको पॉजिटिव दिखाए हो तो रिपल्शन को नेगेटिव दिखाओगे, अगर पहले अट्रैक्शन को नेगेटिव दिखाए हो तो रिपल्शन को पॉजिटिव दिखाओगे। अपोजिट साइन लेना है, ये याद रखो बस। हां जी, अपोजिट साइन लेना है आपको, बस। सवाल हो गया?
बैठे हो, सवाल हो गया? नहीं हुआ ना? ऐसे बिल्कुल पोज बना बैठो, फोटो खिंचा रहे हो क्या? काम करो, काम किया करो, तुरंत काम पे लगो एकदम, समय बर्बाद मत करिए। नहीं आ रहा है फिर भी कोशिश करो, क्यों नहीं आ रहा है? एग्जाम में तो तुम्ही को करना है, सही कह रहा हूं ना? फिर यही तो लड़ाई है अपने आप से, हार मत मानिए, बार बार बोल रहा हूं। हो गया? अच्छा, कितने लोगों ने किया? सही लग रहे सवाल, बहुत बढ़िया। कोशिश जारी रखिएगा, मैं कर रहा हूं इस सवाल को, देख लीजिए। आप जो लोग कर चुके वो आगे बढ़ते चले जाएं। और इस बार याद करो, ग्रेविटेशन में एक ऐसा सवाल आया था जिसमें जीपी लगी थी, याद है? एआईटीएस में शायद आया था। आया था यार, मुझे याद है, तुम कैसे भूल जाते हो? पेपर तो आप दे, तो मैं थोड़ी दे रहा हूं। इस बार 23वां सवाल मैंने रखा है, 23वां नहीं, एक सवाल मैंने रखा है यार उसी पैटर्न पे, जीपी। लास्ट सवाल है इसका, 30 जीपी वाला, जानबूझ के डाला है हमने, कहा इस बार आ जाए तो थोड़ी ना छूटेगा अपना। सही है कि नहीं? जानबूझ के रख दिया है। फिलहाल अपन लोग किस में हैं? 17। चलो 17 करते हैं। 17वें सवाल में +10 माइक्रोकूलम और इधर वाला है -20 माइक्रोकूलम। फोर्स लग रहा था, लगन दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर की दूरी हो गई, फोर्स अपना लग रहा था के। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 20 इंटू 10 कितना हुआ? 200 इंटू 10 की पावर माइनस, बताओ क्या लिखना चाहिए? 12 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बेटा अब तो चलेगा ना, एक बार दिखा दिया था इसे। अब क्या किया, दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाए। जब कांटेक्ट पे लाए तो ये पहली सिचुएशन थी। कांटेक्ट लाने के बाद अलग अलग करने पे उसी डिस्टेंस पे रखोगे तो कंबाइंड चार्ज कितना हो गया? -10, आधा आधा बढ़ गया, -5 आर एफ डैश के 25 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, पहले अट्रैक्शन था, ये रिपल्शन है। तो अगर आपने अट्रैक्शन को पॉजिटिव माना तो रिपल्शन को अपोजिट नेचर में दोगे ही दोगे, है ना? तो अभी मेरी बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। आंसर क्या आने वाला है? आप करोगे एफ डैश डिवाइड बाय एफ इज इक्वल टू 25/200। बाकी चीजें तो कट जाएंगी ना, 25/200। तो ये F/8 आ रहा है तुम्हारा, यही है। ये है, तो F अपॉन एफ डैश 8:1। F1 अपॉन F2 पूछ रहा है ना, तो मेरा F और F डैश हो गया। F1 F2 कर दें तो ये F1 है, एक मिनट, ये F2 है, ये F1 है, ये F2 है, ये F1 है। अभी समझ गए ना बेटा? तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 8/1। लेकिन ये कैसा है? रिपल्शन। और रिपल्शन, अगर अट्रैक्शन को तुमने प्लस दिखाया तो रिपल्शन में क्या दिखाओगे? माइनस। तो यहां पे एक माइनस साइन लगा दिया गया, बस, और कुछ नहीं है। अब बात समझ आई? कोई दिक्कत? अगला, ले तो वही बात आ गई, कॉपर प्लेट लगा दी, आर इफेक्टिव तो इनफाइनाइट हो गया ना, क्योंकि क्या फॉर्मूला दिया था? R - T
प्लस टी रूट के इनफाइनाइट हो गया, काम खत्म। ठीक, लिख के बताओ क्या है बेटा? कितनों ने वेरीफाई कर दिया? 6 बताओ फिर इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 18 कितनों ने वेरीफाई कर दिया? ठीक, ट्वेंटी 21। एक काम करते हैं, मैं 23 पर आ रहा हूं। जरूरी थोड़ी ना कि मैं सारे कराऊं, कुछ तुम्हारे लिए भी तो होने चाहिए। नहीं पूछोगे क्या हमसे बाद में आके, है कि नहीं भाई? हाँ भाई, 23 सी पार्ट। ओह, अनफॉर्चुनेटली 12:02 हो गया। तुम अगर पढ़ते हो तो कायदे से तो हम तुम्हें 2 मिनट का लेक्चर ना देते और 2 मिनट में एक सवाल हो जाता। अब जॉब पेनल्टी तुम्हारे ऊपर है, यही कि तुम करोगे। हाँ भाई, सी पार्ट है, बिल्कुल सही जवाब। 20 सी पार्ट 0। अच्छा, जितने सवाल बचे हैं क्या आप अटेम्प्ट करके आएंगे? देखो आखिरी का जीपी वाला सवाल जो मैं यही कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 30। हो सके तो लगा के देख लेना, मैं तो यहां कराऊंगा ही कराऊंगा। राइट, कल की क्लास का टारगेट सुन लो भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट बॉडीज से भी बताऊंगा। बहुत काम का लेक्चर है, मिस मत करना। क्या मेरी बात समझ गए? गुड। आज इतना बड़ा समझ आया? बहुत बढ़िया।